रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एक बड़ा दरीना ख्वाहिश थी कि वो इलाके जो कि माजी में नज़रअंदाज किए गए, उनके लिए अमली तौर पे कुछ किया जाए, और सिर्फ अलामती तौर पे नहीं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि साउथ बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तारीखी पैकेज दिया 632 अरब रुपए से जायद का। इसी तरह साबिका फाटा, वो भी बहुत पीछे रह गए हैं, तो उनकी तरक्की के लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पैकेज पहले तो मर्ज कराए ये इलाके। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी हुकूमत की कि हमने फाटा के इंतज़ाम को किस तरह से अमली तौर पे ग्राउंड पे लाए, जो कि एक आसान काम नहीं था। ये सदियों से चल रहा है एक निज़ाम, उसको हमने एक बड़े अहसन तरीके से, और उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। CM महमूद खान ने और उनकी काबीना ने बड़ी काविशें की, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने भी और वहाँ के लोगों ने भी बहुत ताउन किया, और उनकी तरक्की के लिए 100 अरब के सालाना के बजट भी दिया। तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब, जिनका ताल्लुक़ फाटा से था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं, तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। और इसी तरह सादिक संजरानी साहब, जो कि बलूचिस्तान को की नुमाइंदगी करते हैं, उनको नामज़द किया हमारी पार्टी की सपोर्ट के साथ। अब ये जो इलेक्शन हुआ, इसका मकसद क्या है और इसके फ़ायदे क्या आवाम के लिए क्या है? क्योंकि असल जो इन सारी चीज़ों का, जमहूरियत का, हुकूमत का, हर चीज़ का, इसका जो महवर है वो आवाम होने चाहिए। और हमारी हुकूमत समझती है कि ये जितने भी इदारे हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली, स्टेट, सारा कुछ उनका काम हो कि वो आवाम की जान और माल की हिफाजत करें, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएं, उनको तरक्की के वो मौके दिए जाएं जो कि उनका आईनी हक है। और होता क्या है कि जो पार्लियामेंट होती है वो कानून साजी करती है, और वो कानून साजी किस मकसद के लिए होती है? अवाम के लिए होती है। रिफॉर्म्स होती हैं वो अवाम के लिए होती हैं। तो हमने ये देखा कि पिछले 2.5 साल में बदकिस्मती से, क्योंकि हमें वास्ता था इलाकाई जमातों से, जो कि PMLN की सूरत में पंजाब, सेंट्रल पंजाब की पार्टी, पीपल्स पार्टी अब रूरल सिंध की पार्टी बन गई है। तो ये जो उनका जो रोल था पिछले 2.5 साल में, चूँकि सेनेट में हमारी माइनॉरिटी थी, तो हम कवानीन को, रिफॉर्म्स को आगे नहीं ले जा सकते थे, और उसकी वजह से जितने भी मफाद आमा, अवाम की बेहतरी के लिए जो रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर साहब लाना चाहते हैं, हमारी हुकूमत लाना चाहती है, वो आके सेनेट में रुक जाता था, जिसकी वजह से हमारा जो रिफॉर्म एजेंडा है हमारी पार्टी का, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसको बहुत ज़्यादा रुकावटें उसके रास्ते में हायल की गई। क्योंकि अपोजिशन का, उनकी सियासत का मकसद सिर्फ ज़ाती फ़वाइद हासिल करना, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में लाना जो कि एक ख़ास तबके की, एक ख़ास ग्रोह की मफादात की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और वो उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए पिछले 30-35 साल से हुकूमत कर रहे थे। नतीजा वो क्या हुआ कि मुल्क को एक मफलूज इकॉनमी, मुआशी सूरत हाल, कर्ज़ों से भरा हुआ मुल्क, डूबा हुआ मुल्क, इदारे बिल्कुल मफलूज, और अवाम न उनको इंसाफ, न उनको खुशहाली
मिली, बल्कि उल्टा इनको, जिनको कि अवाम ने मुंतखब किया था अपनी बहबूद के लिए, उनकी दौलतों में बेपनाह इजाफा हुआ। नवाज शरीफ एंड फैमिली वो उधर लंदन में और अमेरिका में और पूरे पाकिस्तान में जो अरबों खरबों की जायदादें इन्होंने बनाई, इसी तरह आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी एंड कंपनी। तो हुआ क्या कि इनकी न सिर्फ ये खुद लीडर्स जिनके के कारोबार थे, फैक्ट्रियां थीं, जरदारी साहब की शुगर मिलें भी हैं और पता नहीं क्या कुछ है, इसी तरह नवाज शरीफ उनकी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक फैक्ट्री थी जब सियासत में आए, फिर 29 फैक्ट्रीज बन गई। लेकिन अवाम का क्या हुआ? उनको एक मसनूई झलक दिखा दी गई और अमली तौर पे कुछ भी नहीं हुआ। इदारे जो कि असल सुतून होते हैं किसी भी रियासत के, किसी भी हुकूमत के, उनको उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन इदारों को इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मकासद को आगे बढ़ाने के लिए। और ये सारा कुछ मुंतज हुआ 2018 के इलेक्शंस पे, जिसने कि अवाम ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप को, उनकी ऑनेस्टी को, उनकी दिलेरी को, उनके निडरपन को, उनकी कमिटमेंट को, जो कि इस मुल्क के लिए चाहते हैं, क्योंकि उनको तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन वो सारी वो ज़िंदगी छोड़ के और उन्होंने अवाम के लिए वक्फ कर दी, जो कि शुरू हुई शौकत खानम कैंसर अस्पताल से और यूनिवर्सिटी से और जितने भी रफाही काम उन्होंने किए। बिकॉज बुनियादी तौर पे उनके दिल में उन लोगों के लिए दर्द था जो कि इस मुल्क में हमेशा इग्नोर भी हुए हैं और उनका इस्तेहसाल भी किया गया है। इस दौरान में जो हमने कोशिश की कि इस मुल्क में जो पार्लियामेंट है उसमें आने वाले लोगों के लिए एक मायार हो, एक ऐसा तरीक़ाकार हो जिसमें कि पैसे की सियासत ना हो और काबिलियत अहलियत की बुनियाद पे लोग पार्लियामेंट में आएं और अवाम के मफाद के लिए वो कानून साजी भी करें और उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि अब नेशनल असेंबली में भी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सेनेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और जो वजह है वो बुनियादी तौर पे वो नज़रिया, वो जुस्तजू जो कि अवाम के लिए है, उन्होंने हमें इस सूरत में पहुंचाया। जबकि वो जमातें जो कि पिछले 40 साल से हुक्मरान थीं, उनकी पार्टियों को एक इलाकाई जमात में तब्दील हो गई और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो अपने बुनियादी नज़रिए से हट के और उन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए और एक ज़ाती ग्रोह के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके लिए कानून की अहमियत कोई नहीं थी, ना है। ये रूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं करते, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती उनके मफादात के आड़े आती थी। इदारों का मजबूत होना, मुतहर्रिक होना उनके मफादात के रास्ते में हायल थी। तो उन्होंने ये के बाद दीगरे इन जो बुनियादी सुतून होते हैं किसी भी रियासत को, किसी भी हुकूमत को चलाने के, उसको कमज़ोर से कमज़ोर किया और उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी कि वो पहले पीपल्स पार्टी जो कि एक फेडरेशन की जमात थी, कमज़ोर होकर एक इलाके में चली गई, रूरल सिंध में, और इसी तरह यही हाल दीगर जमातों का हुआ जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। अब ऐसी सूरत हाल में इनकी अब भी कोशिश क्या है कि मुल्क में एक ऐसा माहौल हो जिसमें कि हुकूमत काम न कर सके, अवाम की खिदमत न कर सके और आए रोज़ एक ऐसे शोशे छोड़े जाएं, आए रोज़ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि इसमें जो एक मुआशी तरक्की के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं होगी तो उसका नुकसान किसको पहुंचेगा? मुल्क को पहुंचेगा और आवाम को पहुंचेगा। अब हमारी कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह अब जबकि हम सेनेट में भी आ गए हैं मेजॉरिटी के तौर पे और नेशनल असेंबली में, हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हम अब अपनी रिफॉर्म्स भी करेंगे और जो जितने भी इनिशिएटिव्स अभी तक लिए हैं, अब देखें होता क्या है कि बाहर के मुल्क आपको देख रहे होते हैं, बाहर जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर मौजूद हैं उन्होंने इस मुल्क की हमेशा खिदमत की है, बाहर रहकर भी इस मुल्क में अपनी कंट्रीब्यूशन की है। और आपने ये देखा होगा कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, क्योंकि लोग उन्हें ट्रस्ट करते हैं, तो उन्होंने जो अपनी तरसीलात हैं वो भी बढ़ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तरसीलात आ रही हैं। और जो अभी जो एक इनिशिएटिव लिया रोशन पाकिस्तान का, उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। 670 मिलियन डॉलर्स जब से भी शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है कि 1 महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ और उसमें ये तरसीलात आ रही हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, इकॉनमी के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उससे इकॉनमी जो कि कोविड से इतनी मुतासिर हुई थी और सारी दुनिया में अभी भी कोविड है, बल्कि अभी तीसरी लहर भी आई है, उसको जिस कामयाबी के साथ हमारी हुकूमत ने डील किया कि हमारी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर जान आ गई है और काफ़ी मुतहरिक भी हो गई है और उसकी जितने भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं वो उसमें भी नज़र आ रहा है। और चीज़ें, महंगाई का चैलेंज यस है, महंगाई का चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पूरी जो तवज्जो है वो मरकूज़ की हुई है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये अब हमारा वो है सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए जिस तरह के उस दिन बात भी हुई थी कि टारगेटेड सब्सिडीज़ भी आएंगी और उन लोगों को सब्सिडीज़ दी जाएंगी जो कि उसके मुस्तहिक हैं। अब जो आते हैं इलेक्शन पे, तो इलेक्शन में जो भी बातें अपोजिशन कर रही है, अभी सईद गनी साहब लगे हुए थे जो पीपल्स पार्टी के मेरा ख्याल है रस्तू हैं, वो इस बातों का जिक्र कर रहे थे कि क्या हुआ। देखें, जो नेशनल असेंबली में हुआ उसका जो रिएक्शन था आवाम का, वो इसमें नहीं दोहराया गया। प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा है कि इस बहस मुबाहिसे से निकलना है, अपने इलेक्शंस को कोई क्रेडिबिलिटी देनी है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए, जिससे कि कभी ये तासुर ही नहीं मिले कि किसने क्या किया है। जिसको मुखालिफत करनी है वो खुलकर मुखालिफत करे। उसके लिए हमने लेजिस्लेशंस भी की, नेशनल असेंबली में भी बिल जमा कराया, अदालत में भी गए, ऑर्डिनेंस भी किया, मकसद यही था। लेकिन चूंकि अपोजिशन जो कि अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहती आई है कि वोट्स जो है तो वो आज़ाद ओपन होने चाहिए, लेकिन इस मौके पे उन्होंने उसकी भरपूर मुखालिफत की। और ये जो मुखालिफत थी उसकी वजह ये नहीं है कि समझ में नहीं आती, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो इनकी पॉलिटिक्स है, जो इनकी सियासत है, वो पैसे के ज़ोर पे है, धौंस के ज़ोर पे है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें करनी जो कि गैर कानूनी हों वो करते हैं। अब जो कल का इजलास हुआ जिसमें कि वोटिंग हुई, इसको अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मान लेते, ये जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये आपके फ़ायदे के लिए भी है, ये सबके फ़ायदे के लिए है, वरना बाद में आप रोएंगे। और वही हुआ कि अब जो है तो कभी अदालतों को, यानी सोच लें आप कि रज़ा रब्बानी साहब जो कि एक लॉयर हैं, फ़ारूक नाइक जो कि एक लॉयर हैं, कोई तारड़ साहब भी अब आए हैं वो भी लॉयर हैं, जितने भी उनके लॉयर्स थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने सारा सब कुछ देखा। और जिस तरीके से एक बात हमें समझ में नहीं आई
और वो बात क्या है कि ये क्या वजह है कि आया जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना था वो उनसे उतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उसके नाम पे स्टैंप लगाया, जो 7 लोग थे। सादिक संजरानी के साथ जो बाकी अपने जो उनके जो सपोर्टर थे, उन्होंने सादिक संजरानी के नाम पे क्यों नहीं लगाया? ये सवाल तो बनता है ना। जो कि इतनी बातें कर रहे हैं वो ये तो बताएं कि ये क्या हुआ। ये तो एक क्लियर मैसेज था जिन्होंने के समझते हुए, हर क्लिप्स भी मौजूद हैं जिसमें कि बड़े वाज़े तरीके से बताया गया कि आपने वोट कहाँ पे लगाना, स्टैंप कहाँ पे लगानी है। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि जो सादिक संजरानी के वोटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो तो समझ गए, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना चाहते थे वो इतने समझदार नहीं थे कि उन्होंने उसके नाम पे वोट अपना दिया। ये इस किस्म की बातों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। ये सारी चीज़ें जो आपने कल देखी, इससे यही ज़ाहिर होता है कि हमने ये तो जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है जिसने कि इलेक्शन ये कंडक्ट करवाया, तो उसमें चीज़ें बहुत वाज़े थीं। अगर आज कोई ये कहता है कि जी हमें तो समझ में नहीं आई, तो मैं उनकी क्या कह सकता हूँ कि उनकी अकल पे रोए। उनकी जो आर्गूमेंट्स हैं, जो नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको अब आगे देखना होगा। आगे देखना होगा कि अगर वो ये जितने भी तजुर्बात हुए हैं वो इससे कुछ सबक हासिल करें, और ये ना हो, मैं बुनियादी तौर पे क्या हुआ है और सब ने देख लिया है, सब पाकिस्तान ने, कि किस तरह से इन पार्टियों का जो पीडीएम का जो एक वो है कोलिशन है, ये बिल्कुल एक दूसरे से मुतज़ाद मफादात रखते हैं। इसकी बात हमने कई दफ़ा की है कि जिनके रास्ते मुख्तलिफ हों वो एक मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। ये एक ढकोसला था पीडीएम का, जिसमें कि ये प्रेशर डालना चाहते थे हुकूमत पे, और इनका कोई मकसद नहीं था कि इनको जो ज़ाती रिलीफ है वो मिल जाए एनआरओ की सूरत में, और इनका कोई मकसद नहीं था ना अवाम की बेहतरी, ना अवाम की सोच। अगर करना होता तो इनको 30 साल 40 साल इनको मौका मिला है, जिससे कि ये मुस्तफ़ीद हुए हैं और मुल्क नीचे गया है। ये छुरा था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में मारा, और पीपल्स पार्टी ने छुरा मारा मौलाना फजलुर रहमान के, क्योंकि जो वोट का जो पैटर्न नज़र आया जिस तरह के डिप्टी चेयरमैन को, तो उसमें ये वाज़े हो गया कि ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। इसी वजह से जो बिलावल भुट्टो और तलाल चौधरी के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, जिसमें कि न्यूट्रल की बात हुई और तंजीम साजी की बात हुई, ये इस बात का मज़हर है कि ये आपस में एक दूसरे के लिए न सिंसियर हैं न थे। इनके जो इख्तिलाफात हैं वो सामने आ चुके हैं, और इनकी जो एक मनफी सियासत थी वो भी पूरे पाकिस्तान को नज़र आ गई। अब आखिर में हम यही चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे इंशाअल्लाह ताला। अब स्टेबिलिटी आ गई है, चाहे कोई लॉन्ग मार्च करता है, शॉर्ट मार्च करता है, उसकी अभी कोई परवाह नहीं है। लॉन्ग मार्च करते हैं बड़े शौक से करें, पहले भी इन्होंने किया था, पहले भी इन्होंने ये धमकियां दी थी, बड़े शौक से करें। लेकिन फ़र्क इस दफ़ा ये होगा कि हम इनको एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। ये आए इस्लामाबाद में, आए ज़रा दिखाएं जिस तरह की इनकी पहली फेज़ फेल हुई, अवाम ने पजीराई नहीं की। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अवाम इनकी पजीराई नहीं करेंगे, और ये जो एक पीडीएम की सूरत में जो एक मफादात का टोला जो कि अवाम को इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मफादात
की जंग में मसरूफ़ है। इंशाअल्लाह ताला उन्हें नाकामी होगी और हक की फतह होगी। शुक्रिया। आपने जो पहले कहा और फिर पार्टी के लीडर ने प्राथमिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने दोहराया कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इस इलेक्शन जीतने के लिए। क्या बताएंगे वो कौन से हरबे आपने इस्तेमाल किए? क्या कोई खरीदो फरोख्त हुई, भाव था हुआ या क्या था? देखें, जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, और जब ये बात की गई तो इसको जो पॉजिटिव साइड है उसकी वो यही है कि इस दफ़ा हम तैयार थे। हम जो चोर हैं, जो कि वोट खरीदते हैं, जो कि वोट बेचते हैं, सब पे हमारी नज़र थी और हमने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे कि ये इलेक्शन शफाफ हो। हर वो कानूनी, हर वो आईनी, हर वो सियासी, हर वो इखलाकी। देखें, हमारी पार्टी की बुनियाद ही इखलाकियात पे है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये इखलाकियात का मतलब ये नहीं है कि वो हमें एक थप्पड़ मारें और हम मुसलमान हैं। ये नहीं है कि हम दूसरा गाल आगे करें। ये नहीं हो सकता कि हम उनकी जो भी वो गलत काम करते हैं तो हम उनको रोके नहीं। कानून, चूंकि हुकूमत हमारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ें कानून के मुताबिक चलें, आइन के मुताबिक चलें। और हमने ये कल साबित किया कि जो कल का इलेक्शन हुआ उसमें कोई ऐसी बात नहीं की, हमने कोई स्टेप नहीं लिया जिससे कि ये तासुर मिल सके कि हमने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ये सवालात अब पीछे रह जाने चाहिए। अब आपको आगे की तरफ देखना होगा। इस मुल्क को स्टेबल करने के लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है, हमारी इकॉनमी रिवाइव कर रही है, और अब हमारा जो महवर है वो अवाम और उनकी जो तकालीफ हैं उनको दूर करना, सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना, गवर्नेंस को बेहतर बनाना, ये अब हमारे चैलेंजेस हैं। अब पीडीएम जो है तो वो एक पीछे रह गई है, वो एक माजी का हिस्सा है, किस्सा पारीना है, उनकी तदफीन हो चुकी है। सो इसलिए उनकी बातों को अब हम दोबारा नहीं, और हम इसमें एंगेज उनको नहीं करेंगे। हाँ, उनको चाहिए कि जो भी उन्होंने इस मुल्क के साथ वो किए हैं उसका आके कुफारा अदा करें, आवाम से माफ़ी मांगे और एक नई इनिंग्स का आगाज़ करें, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन कम अज़ कम कोशिश तो करनी चाहिए उनको। बुनियादी तौर पर दो हिस्से, एक सवाल के और फिर एक छोटा सा सवाल अलग से होगा। कल जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं उसको, लेकिन उसमें एक बात तो ये लगती है कि 7 वोट एक ही तरह पोल करने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील हुई, और उसके तराजुम में फिर जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा कि हुकूमत, जो हमने माजी में देखा FATF के कानून साजी के एक हिस्से में तो उसने अपोजिशन से मुलाकात किए थे, दूसरे हिस्से में कोई संजीदा कोशिश नहीं की थी, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाए और अपोजिशन के साथ बैठा, आप इस पर तैयार हैं? और जो दूसरा सवाल है छोटा सा, वो एक जाती सा है, मैं उसको बहुत मुनासिब भी नहीं समझता, लेकिन चूंकि इल्जाम लग रहे हैं कि सेक्रेटरी सेनेट आपके करीबी रिश्तेदार हैं, तो इसकी भी वजाहत कर दीजिए। देखें, पहली बात तो जहाँ तक कि हुकूमत का है, हमने ये इनिशिएट किया था, हमने इसकी इब्तिदा की थी। हालांकि ज़िक्र इन्होंने किया था अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो हमेशा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात की है कि आप आएँ, हम आपके साथ मिलके बैठते हैं और हम हर एक जो अवामी मफाद का, जो मुल्की मफाद के जो इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गई, जुडिशल रिफॉर्म्स हो गई, इकॉनमी की रिफॉर्म्स हो गई, ये सारा कुछ के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन हम कोई एक हुकूमत है, कोई NGO तो है नहीं। अब हमें जो है, तो अगर कोई इस ऑफर को या इस इनिशिएटिव को ये समझ के आए कि उनको NRO दे दिया जाए, जुडिशल रिफॉर्म्स अगर होनी है तो उनको NRO दिया जाए, NAP को बंद कर दिया जाए, इस किस्म की मजाकाखेज बातों के लिए तो हम जाहिर है कि हम नहीं तैयार।
और ना हमने किया है और ना हम करेंगे। तो अपोजिशन अगर अपने ज़ाती मफादात से हटकर मुल्क की मफादात के लिए कोई भी कानून साजी करना चाहती है, हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहती है, ये जो हमने कहा इकॉनमी की रिफॉर्म्स में, जुडिशल रिफॉर्म्स में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, तो हम तो उसके लिए ये हम तो हैं, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं पार्लियामेंट की। और ये पार्लियामेंट तभी अपने वकार को रिस्टोर कर सकती है जब हम आवाम के मफाद में फ़ैसले करें, उनके लिए ऐसी कानून साजी करें जिससे कि मुल्क भी आगे जाए और ये जो हमारा जो मुल्क में अवाम है उनको वो भी खुशहाली देख सकें। सर एक दो सवाल है और एक आपको याद दहानी करानी है। अगर आपको याद हो कि आप वज़ीर इत्तलात नहीं हैं सर, आपसे 5 महीने पहले यहीं पर हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये मीडिया वर्कर और सहाफ़ी आपकी 24 घंटे कवरेज करते हैं कि सेनेट के इलेक्शन हो, लेकिन अफसोस है आपको और आपकी वजारत को कोई फिक्र नहीं है। हमने वैक्सीन का कहा था, पैसे देने को तैयार हैं, आज तक किसी जगह पर आपने आवाज़ उठाई ना कहीं पर NCOC में बात हुई, और आज भी ये वर्कर्स कई घरों में बीमार पड़े हैं और एक चैनल में 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और बाकी में भी यही हाल है। लेकिन आपकी तरफ से और आपकी वजारत की तरफ से इंतहाई मायूस कुल किस्म का आप सियासत में तो आप मुकम्मल आगे बढ़े हुए और संजगानी को जितवाने में, हालांकि मेरी राय थी कि आपका हक था चेयरमैन सेनेट बनने का, आपकी ज़्यादा कुर्बानियाँ थी और आपका काम ज़्यादा था, लेकिन आपने दोस्त को लगता है कुर्बानी अपनी कुर्बानी थी। सर एक तो मेरा ज़रा लंबा सवाल नहीं ना पूछने हैं जी, आपने तकरीर कर दी है ज़रा। सर जरूरी है सर, अच्छा पूछे मीडिया में भी तवज्जो दें। पूछे आप वज़ीर इत्तलात नहीं है सर। हाँ 6 महीने में आपने पूछा तक नहीं, हमने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी वैक्सीन। किस चीज़ की? वैक्सीन। मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो हाँ जी, अच्छा सर सवाल सुनिए, दो सवाल। भाई आपने कहा कि जी सेनेट में हमने अक्सरियत हासिल कर लिया है, आपने दावा किया और अब हम कानून साजी कर सकेंगे। सर किस तरह हासिल कर लिया? कल की वोटिंग का भी जो नंबर्स हैं, बेशक 7 रिजेक्ट हो गए, लेकिन 49 उनके वोट है, तो किस तरह आप करेंगे? दूसरा एक और भी सवाल है आपकी मिनिस्ट्री से मुताबिक। 25 दिन पहले स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 20 ग्रेड के अफसर को PTV का डायरेक्टर हेड पर लगवाया। आज 25 दिन हो गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट आपकी वजारत वो 20 ग्रेड का अफसर कभी PTV जा रहा है, कभी वजारत जा रहा है, ना वो ऑर्डर रिवर्स हुए और आज तक उसको एक PTV का MD जो वजारत के केसों के अंदर आता है वो उसकी जानिब लेने के लिए तैयार नहीं। इस पे क्या कहें? देखें, पहली बात तो जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, जब आपको याद होगा कि जब ये पहली दफ़ा ये बात हुई थी तो उसमें यही बात की गई थी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको पहले वो मिलेगी, उसके बाद जो 65 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं उनको मिलेगी। पाक वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है।